ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। और सवाल जवाब राउंड के नियम भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान ज्यूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। और ज्यूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। और इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी स्पेशल वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जज साहब, आपकी इजाजत हो तो शुरू करें सवाल जवाब। बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया जाए। तो किसके साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले ईश्वर सिंह जी के साथ शुरुआत करेंगे हम, और सवाल पहला पूछेंगे डॉक्टर जंगवाल। ईश्वर जी। जी सर। इलाके में कानून व्यवस्था जी को ठीक करने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव है आपके पास, आपके इलाके में जो कानून व्यवस्था? जी जी मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था जो है एक संवैधानिक मुद्दा है, संवैधानिक एक क्रिया है जिसमें हमें संविधान के अनुसार लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए। ईश्वर सिंह जी, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आपके लॉ क्षेत्र एंड का। ऑर्डर, हम कानून बनाने की बात नहीं कर रहे, जो आपके क्षेत्र की कानून व्यवस्था है, अपराध की बात है, जो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे जो क्षेत्र में कोई भी दंगा फसाद अगर होता है तो उसमें गरीब आदमी, सबसे पहले है कि गरीब आदमी अगर वो जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। वही तो हम पूछ रहे हैं। ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे करेंगे आप, कैसे, क्या स्टेप लेंगे? यदि एमएलए, अगर आप एमएलए बनते हैं, हाँ, एमएलए बनने के बाद विधानसभा में बैठते हैं तो उसमें ये लोगों के हित की बात रखी जाए और उस पर एक कानून को सख्त करने के लिए, कानून को एक सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उस पर जो है व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, आप पुलिस से कैसे, पुलिस वाले अगर किसी की बात नहीं सुनते हैं वहाँ पर, तो आपके यहाँ कोई दंगा होता है, फसाद होता है, कोई क्राइम होता है, पुलिस वाले उस पर FIR नहीं करते, वहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, अराजकता बढ़ती जा रही है, उसको आप कैसे काबू में लाएंगे? सवाल ये है। तो एमएलए होने के बाद जो है, ये तो है नहीं कि हम उनको कोई दंड दे सकते हैं। हम उनको ये बताएंगे कि ये हमारी जनता है जी, इस जनता के हम प्रतिनिधित्व हैं। तो यदि हमारी जनता परेशान रही तो हम आपको जो है क्या मतलब शाबाशी देंगे। तो आप जो है हमारी जनता के हित के बारे में सोचें, क्योंकि जनता ने हमें भेजा है, तो हमारी जनता के साथ दुर्व्यवहार ना हो, समता का भाव रखा जाए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि समदृष्टि से जो है कानून को हम करवाने की कोशिश करें। ठीक है जी। मैं दूसरे सवाल के लिए दीपक जी। ईश्वर सिंह जी, जी, किसान की फसल का समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, जी। आपके हिसाब से किस आधार पर वो तय होना चाहिए? किसान की फसल का मूल्य जो निर्धारित किया जाता है, असल में किसान की आज की जो लागत है, किसान की फसल में जो लागत होती है उसको देखा नहीं जा रहा है। किसान की लागत बहुत ज़्यादा हो रही है और सेक्टिसाइड से या दवाइयों का बहुत ज़्यादा लागत हो रही है, लेकिन किसान को उसकी भरपाई जो है, भरपाई के अनुसार उसको रेट नहीं दिया जा रहा है। यदि हम देखें कि यदि किसान को सही मायने में रेट तो नहीं क्या मिलेगा, करना चाहिए, करना क्या चाहिए? एमएलए बन जाते हैं तो आप एमएलए बन जाएंगे तो करेंगे क्या समर्थन मूल्य दिलाने के लिए? एमएलए बनने के बाद में किसानों को संतुष्ट करने के लिए उनको जो है निजी फायदा हो और उनको जायज़ फायदा हो, उसके लिए हम विधानसभा में बैठकर एक कोई ऐसी नीति तैयार करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उनको रेट तुरंत मिले, मतलब लेट ना किया जाए, और मूलभूत जो है जो उनकी जो लागत आती है, हाँ, उस पर कितना आप समझते हैं कि कितना प्रॉफिट किसान को दिया जाना चाहिए? प्रॉफिट देखिए, आज
जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो बहुत महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से उनको जो लागत आती है कम से कम लागत से उसको 50% बेनिफिट और ज़्यादा आना चाहिए। जी ईश्वर जी, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूँगा अजय झा जी। ईश्वर सिंह जी, ये बताइए कि आपके लिहाज से हरियाणा में मनरेगा की क्या स्थिति है ग्रामीण स्तर पर, और उसको क्या तब्दीली की कोई ज़रूरत आप समझते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि आज मनरेगा का सवाल एक ऐसा सवाल है जो देश में कागजों में तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि मनरेगा के माध्यम से ये हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं अपने देहात के नज़रिए से भी देखूँ, मेरे पूरे राय क्षेत्र में मनरेगा में किसी गांव में भी मनरेगा के काम पर किसी मजदूर आदमी को कागजों में तो उसकी एंट्री की गई है, लेकिन वास्तव में उसको जो है मनरेगा का काम नहीं दिया गया है। सरकार की जो नीति थी वो पूरी तरह से विफल रही है, और मैं मानता हूँ मनरेगा बहुत अच्छा साधन है गरीब आदमी के लिए। तब्दीली क्या हो? तब्दीली ये हो कि मनरेगा में सख्त कानून की ज़रूरत है। जो मनरेगा के अधिकारी, या मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों के माध्यम से मनरेगा चलाया जाता है, वो केवल कागजों में पूर्ति ना करके वो काम सुचारू रूप से मतलब उसको नीतिगत तरीके से लागू किया जाए और समय पर उनको पैसा मिले, मजदूर खुशहाल रहेगा तो विकास करेगा तो एमएलए कोई भी हो, एमएलए को योगदान मिलेगा ही मिलेगा जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि मनरेगा अभी पूरी तरह से विफल है जी। उसको लागू करना बहुत जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू जी। और अंतिम चौथा सवाल सुरेंद्र सिंह जी आप कीजिए। ईश्वर सिंह जी, जो राजनीति जातिवाद के ऊपर बेस्ड है जी, उसको आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? सर मेरा मानना है कि राजनीति आज जो है, राजनीति पहले से जो है सेवा के लिए एक बनाई गई व्यवस्था है, लेकिन ये आज व्यापारिक रूप से देखी जा रही है। इसमें काम करने के लिए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाईचारावाद, इस तरह की व्यवस्था जो है लागू की गई है, जबकि जातिवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर में वोट लिया जाता है लोगों से, लेकिन वास्तव में आदमी ना तो कभी कोई भी जाति अपनी जाति का भला नहीं कर पाई। ये मेरा दावा है कि पिछले 66 वर्षों में कोई भी जाति बनने के बाद केवल अपनी जाति का कोई भी फायदा किया हो, अकेले जाति का, क्योंकि यहाँ जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया जरूर जाता है, लेकिन वास्तव में जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसको नीचे के लोगों को कह करके, फूट डाल करके या समझा करके वोट लिया जाता है, जबकि अगर ऊपर देखा जाए, ऊपर के लोग जो है इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं कि गलत है। जातिवाद का मतलब एक वो दे करके, झांसा दे करके, या जातिवाद के गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं जातिवाद से किसी का आज तक फायदा नहीं हुआ, क्या आपका कहना है कि हरियाणा में जब भी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे अभी रहे या उसके पहले चौटाला साहब रहे थे, जाटों का फायदा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में यादवों का फायदा नहीं हुआ जो मुलायम सिंह यादव रहे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जातिवाद से किसी का फायदा नहीं होता है? देखिए, जातिवाद से मैं मानता हूं कि पूरा फायदा जो है जातिवाद से अगर हो जाता तो लोग क्यों तो आरक्षण के मुद्दे उठाते, क्यों जो है शोषण के मुद्दे उठाते। अगर एक जाति या एक धर्मवाद या जातिवाद अगर किसी अपना पूरा फायदा कर दिया होता जाति का, तो फिर वहां से मुद्दे क्यों उठते जी। ये मेरा मानना है कि वास्तव में वहां पर संतुष्ट कुछ लोगों को किया जाता है जो उनके फेवर में होते हैं। उसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं वो परेशानी होते हैं और वो बाद में उन लोगों को अच्छा भी नहीं बताते हैं। थैंक यू ईश्वर सिंह। पहले उम्मीदवार ने सामना किया हमारी जूरी के सवालों का और उनके जवाब दिए। अब बढ़ेंगे आगे और मोहनलाल भडौली जी, अब हम देखेंगे आपका अंदाज कि आप कैसे हमारी जूरी का सामना करते हैं और आप कैसी चुनौती पेश करेंगे अपने बाकी उम्मीदवारों के सामने। मोहनलाल जी तैयार हैं? पहला सवाल गुप्ता जी आप कीजिए। मोहनलाल जी, ये बताइए, आप खाप पंचायत के बारे में बड़ी चर्चा होती है, क्या आप ये खाप पंचायत के जो निर्णय होते हैं इनको सही मानते हैं? और साथ साथ क्या ये आप इसको देखा जाए तो एक समानांतर न्याय का प्रक्रिया नहीं है ये? तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, ज़रा बताइए इसमें। खाप और पंचायतें हमारे देश के अंदर बहुत वर्षों से चली आ रही है, और ये खाप और पंचायतें कई दफ़े निर्णय करने में
कानूनी जानकारी ना होने की वजह से जब वो निर्णय करती हैं तो वो कानून में उलझ कर रह जाता है। और कुछ निर्णय हमारी खाप और पंचायतें बहुत बढ़िया भी करती हैं, क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना हमारे देश का है, अनेक बिरादरियों में बटा हुआ हमारे समाज के लोग हैं, और एक मानसिक रूप से खाप का पंचायत का ये कोई आदमी गलत काम करे तो कानूनी पचड़े में ना पड़कर वो न्याय सस्ते उस पर मिल जाता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जब आदमी जाता है तो सही मानते हैं इसको? नहीं, कई जगह ये ठीक भी है, कई जगह ये गलत भी है। इसमें निर्णय कई दफे गलत भी होते हैं। नहीं, जैसे महिलाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होता वहां पर, अगर आप विधायक बन जाते तो इसमें कैसे सुधार लाएंगे? इसमें खाप पंचायतों में महिलाओं की भी भागीदारी रहे, क्योंकि पंचायत जो है वो सबकी होनी चाहिए। उसमें आज हमारी महिलाएं भी चुनकर आती हैं, तो जो खाप पंचायतें हों उनमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, ताकि वो भी अपनी महिलाओं की बात रख सके। आप विधायक बन जाएंगे तो गलत फैसलों को कैसे रोकेंगे? कैसे इसमें सुधार लाएंगे आप? गलत उनके बीच में जाएंगे और उस बीच में जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये कानूनी रूप से आप गलत कर रहे हैं। उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम उनके बीच में रहेंगे तो ठीक दिशा दे सकते हैं। आप बता दीजिए उसमें सही क्या करते हैं, गलत क्या करते हैं खाप पंचायत? कई दफे जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश में आता है कि एक ही गांव में बच्चे शादी कर लेते हैं, वो हमारे समाज में गलत है, क्योंकि हमारा रहने का सिस्टम इस प्रकार का है। अगर वही समाज के लोग शहर में रहते हैं तो शहर में अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, और एक ही सेक्टर में रहने वाले लोग वो बच्चे शादी कर लेते हैं। और गोत्र के हिसाब से जो एक हमारी पुरानी परंपरा आ रही है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार भी अगर समगोत्र में बच्चे शादी करते हैं तो कई बीमारियां उससे पनपती हैं। नहीं, लेकिन अगर वो शादी कर ली और उसके बाद खाप पंचायतें कहती है भाई बहन बन जाओ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो बहुत गलत है। शादी होने के बाद अगर कोई उसको बहन भाई का रिश्ता जोड़ता है वो तो बहुत गलत है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा हुआ खाप पंचायत में ऐसा किया तो आप क्या खाप पंचायत के खिलाफ खड़ा होंगे? आप बिल्कुल खड़े होंगे, और खाप पंचायतों के खिलाफ भी खड़े होंगे और जागरूक करेंगे कि ये आप निर्णय गलत कर रहे हैं। जो एक पति पत्नी बन चुके हैं, चाहे भले ही खाप पंचायत आपका बहिष्कार कर दे। हाँ बिल्कुल, हम नहीं ठीक करेंगे है, इस बात। ठीक है मोहनलाल जी। और दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जंगवाल आपसे। मोहनलाल जी, अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो समूचे प्रदेश के विकास के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सिर्फ 4-5 कदम बता दीजिए। प्रायोरिटी पे क्या होगा?